साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, जो कि आपका डीबीटी 2022 का क्वेश्चन है, 635 जो है ये क्वेश्चन की आईडी है और यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने रामाचंद्रन प्लॉट को कवर कर लिया है। तो हालाँकि बहुत सारे अभी तक क्या होते थे कि मैंने रामाचंद्रन प्लॉट को कवर नहीं किया था और ये अपने में ही एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है? जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रामाचंद्रन के अभी तक प्रैक्टिस नहीं करवाए थे, बट चूँकि आज मैंने उसको कवर कर दिया है और इसके रिगार्डिंग एक क्वेरी भी आई थी, तो इस क्वेश्चंस को पहले हम समझ लेते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि रामाचंद्रन प्लॉट का अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अमाइड बॉन्ड जो कि बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स के बीच में बनते हैं जनरली इन द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। हालाँकि भाई पेप्टाइड बॉन्ड की ही बात कही जा रही है, जो कि उसको कहीं न कहीं आप एमाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है? द एटम्स को लेबल्ड किया गया है A1 से लेकर A6 तक, जो कि आपको ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द एंगल मेजर्ड फॉर डिफाइनिंग द ट्रांस कॉन्फर्मेशन ऑफ द अमाइड बॉन्ड इज द एंगल बिटवीन। तो यानी कि कुल मिला के ट्रांस कॉन्फर्मेशन में आपका कौन रह रहा था, जैसा कि अगर आपको याद हो तो जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड था वो आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, यानी कि वो क्या था, वही आपका ट्रांस कन्फर्मेशन में था। तो इन्होंने बस उसी चीज को घुमाया है कि आप कौन से एंगल को एज अ ट्रांस कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको याद हो, जैसा कि मैंने ये स्ट्रक्चर भी लगा दिया है, जो कि हमने भी पिछले वीडियो में पढ़ा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करते हैं और सी एन का जो एंगल होता है, ये बेसिकली जो आपका एंगल होता है, यही आपका क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो यहाँ पर जब रेजोनेंस आता है तो यही जो होता है ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है। तो यानी कि आप जो भी एंगल देखेंगे उसमें A3 और A4 आपका रहना ही रहना है। तो पहला तरीका आपका ये सॉल्व करने का हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, तो जैसा कि पहला ऑप्शन आपको दे रहा है A2 A3 एंड A4, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसके अलावा A3 A4 आपका प्लेन में रहना ही रहना है। तो A3 A4 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, A3 A4 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, A3 A4 यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन A3 A4 यहाँ नहीं है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शंस में आपको A3 A4 देखने को मिल रहा है, ठीक है? लेकिन जो ये सारी स्टोरी जब हमने पढ़ा था तो इसके बीच में जो हमने देखा नहीं था कि आपको मैंने बताया था कि NC अल्फा के बीच में और साई अल्फा, यानी कि जो हमारे दो एंगल थे, फाई था और एक साई था। साई एंगल जो था वो सी अल्फा के बीच में था, ये एंगल आपका साई था और ये एंगल आपका फाई था। इसी की वजह से सारे कहानी हो रहा था। थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि घुमाव होता है, ये थोड़ा सा मूव कर सकता है, बाकी तो आपका रिजिड होता है। तो आप जो भी प्लेन कंसीडर करेंगे उसमें इस एंगल को तो आप रखेंगे ना। तो यानी कि जो आपकी कहानी स्टार्ट होगी, फाई और साई को भी आप कैलकुलेट करेंगे, यस, फाई और साई का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यानी कि वो एंगल आपका कौन सा होगा, A2 और A3 के बीच में होगा और A4 और A6 के बीच में होगा। तो अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि जो आपका प्लेन फॉर्म होगा A2 A3 A4, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा A2 A3 A4 और A4 के साथ में, सॉरी, A3 के साथ में फिर आप A4 और A6 को जोड़ दीजिए। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो 2540 बनेगा। तो देख सकते हैं कि आपका कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री या रामाचंद्रन प्लॉट, जहां से सीधा नहीं क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिराइव किया है। हालाँकि ये बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, लेकिन अब जिस तरीके से आपको समझा दिया गया है, तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा और बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रामाचंद्रन प्लॉट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, एग्ज़ाम में डेफिनिटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी ऑप्शंस को पकड़िएगा कि क्या कह रहा है। इसी तरीके से ही आपको जो मैंने पिछले वीडियो में भी जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, उसमें भी यही कहानी जा रही थी, जो कि ट्रांस कन्फर्मेशन को ही आपको पकड़ना था। ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका 2540 होगा और यहाँ तक अब आपने फाई, साई, रामाचंद्रन, रेजोनेंस, ये सारी चीजें अब दिमाग में आपके बैठ गई होगी कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है? इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, ये बाकी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो मैंने इसको पहले ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया है विद कैलकुलेशन के साथ। काफी इस क्वेश्चन ने मेरे को घुमाया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आखिर प्रॉब्लम क्या है और किस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका बेसिकली सॉल्व होगा। तो चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है और मैं इसका ड्रॉबैक भी बताऊंगा और ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, तो उसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आईडी जो है ये आपका 704 है। कह रहे हैं कि यू आर परफॉर्मिंग अ पीसीआर रिएक्शन, आप परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको 20 पिकोमोल आपको हर प्राइमर का चाहिए। अगर बोथ द प्राइमर जो आपके 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो उनका 300 डाल्टन है, तो अमाउंट ऑफ ईच प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर 100 माइक्रोलीटर रिएक्शन के लिए आपको कितने प्राइमर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले
पहले ऐसे क्वेश्चन को, जैसा कि हमने जेनेटिक कोडॉन को भी चैप्टर को जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे न्यूक्लियोटाइड और उनके मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उनको गुणा कर लेना है। गुणा कर लेना का मतलब ये है कि आपके जो प्राइमर है वो 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, ठीक है? और 300 डाल्टन उनका वेट है। तो यानी कि जो कुल मिला के जो उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा, 20 न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो जब आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6000 डाल्टन आ जाएगा, ठीक है? लेकिन क्या है कि जब हमें कुछ भी चीज़ें नहीं पता होती है और जब हम आइडियल कंडीशन में जाते हैं, मोलैरिटी के फॉर्म में जाते हैं, तो ये जो भी मॉलिक्यूल आपका 6000 डाल्टन में है, ये हम इसको आइडियल कंसीडर करते हैं, यानी कि ये आपका 1 मोल में है, ठीक है? यानी कि 1 मोल में आपके इतने डाल्टन मॉलिक्यूल्स हैं, और यानी कि 1 मोलैरिटी जब आप कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, उस पर अभी हम आएँगे। तो यानी कि 20 पिकोमोल की बात की जा रही है कि आपको 20 पिकोमोल आपको ईच प्राइमर का आपको यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, 20 पिकोमोल के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 20 पिकोमोल में कितने हो जाएँगे, 6000 गुणे 20, और पिको को हम 10 की पावर -12 लिख सकते हैं, राइट? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, एक जीरो जो कि 20 को पहले मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आपका 120 हो गया, और इस 3 को मैंने 3 जीरो को मैंने 10 की पावर 3 कर दिया है, और 10 की पावर -12 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 120 गुणे 10 की घात -9 हो जाएगा, जिसको हम प्यार से क्या लिख सकते हैं, 120 नैनोग्राम लिख सकते हैं भैया। ठीक है, अब इसको समझिएगा, ये जो आपका 120 नैनोग्राम आया है, चूँकि हम आइडियल कंडीशन में जा रहे हो, जो मोलैरिटी का फ़ॉर्मूला हम लिखते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, मोलैरिटी जो होता है वो आपका मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, वॉल्यूम जो लिखते हैं वो हम लीटर में लिखते हैं। तो यानी कि अगर हम आइडियल कंडीशन में जा रहे हैं, तो ये जो कंडीशन आई है, ये आपका 120 नैनोग्राम जो आया है, ये आपका 1 लीटर में आया है, और 1 लीटर में क्या होता है, आपका 1000 ml होता है। इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आप 100 माइक्रोलीटर में आपको देखना है, तो यानी कि क्या है, 100 माइक्रोलीटर क्या है, 0.1 ml है, ठीक है? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। तो यानी कि अब आपको यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है, तो यूनिटरी मेथड में आपको करना क्या होगा, तो आपको करना ये होगा कि मान लीजिए कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 120, अब चूँकि ये 1000 ml में आपका 120 नैनोग्राम है, तो 0.1 में कितना होगा, यानी 120 डिवाइडेड बाई आपका 1000 रहेगा, और 0.1, ये समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि जैसे कि आपका 1000 ml में आपको कितना मिला है, 120 नैनोग्राम मिला है। तो 1 ml में आपको कितना मिलेगा, 120 डिवाइडेड बाई 1000 मिलेगा। तो 0.1 में कितना मिलेगा आपको, 120 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इंटू 0.1, ठीक है? अब क्या है कि आपने क्या किया, इस दशमलव को हटाया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया। इस जीरो को बढ़ाने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व कैसे मैंने किया है, तो मैंने इसको सिंपल में इस तरीके से लिख लिया कि 120 नैनोग्राम है, तो यानी कि 10 की पावर -9, और इसको हम 2 जीरो को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। यही तो मैंने किया है। अब क्या करेंगे आप, अब इसको हमने ऊपर ले गए, 120 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे प्लस में है, ऊपर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, 120 लिख सकते हैं, और इसको 10 की पावर -13 कर सकते हैं, और इसको प्यार से आप क्या लिख सकते हैं, अगर एक जीरो को आप इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 12 गुणे 10 की घात -2 भी लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आ रही बात? अगर नहीं समझ में आ रही है तो इस तरीके से समझो। जैसे कि आपका 120 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -4 है, ठीक है? यही तो है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है अभी। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपका 10 की पावर 4 था, यानी कि यहाँ पे 3 जीरो था, 4 जीरो था, यहाँ पे समझ लीजिए। 1 जीरो आप इसको यहाँ पे कट कर दीजिए, तो ये आपका 12 गुणे 10 की घात -9 बटे 10 की घात 3 ही तो बचा। अगर आप 3 को ऊपर ले जाएँगे, तो 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 गुणे 10 की घात -12 आ जाएगा, और ये आपका 12 पिकोग्राम में आएगा। पहली बात तो ये आंसर है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है ना कि आप पिकोमोल उठा रहे हैं, तो जो आपको वैल्यू भी मिलेगी, वो आपको पिको में मिलेगी। बट इन्होंने यहाँ पे खुराफात किया है, और आंसर जो दिया है वो नैनोग्राम में दिया है। तो चलो, अगर हम नैनोग्राम में भी कन्वर्ट करने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो अगर आप 12 पिकोग्राम और नैनोग्राम में कितने का फ़र्क होता है? 12 पिकोग्राम और नैनोग्राम में जो होता है वो मतलब 1000 का ही तो फ़र्क होता है। तो हम क्या करेंगे, 12 जो आपका पिकोग्राम है, ठीक है?
अगर हम इसको सीधा 10 की पावर -3 कर दें, ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे मतलब 12 को आपको 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 0.012 नैनोग्राम आएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खचर पचर हो गई है, बट आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस फॉर्मूला क्या था। बट यहाँ पे ये डीबीटी वाले इस क्वेश्चन के मामले में तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। पहली बार जो उन्होंने आंसर की दिया उसमें 704 क्वेश्चन आईडी है और इसका आंसर इन्होंने 2816 दिया था, यानी कि 1.2 नैनोग्राम दिया है। और उसके बाद जब इन्होंने फाइनल आंसर की रिलीज की है तो इन्होंने 2814 दिया है, तो यानी कि इसका आंसर 120 नैनोग्राम है। बट जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है और जो एक सही तरीका से है, 120 नैनोग्राम तो आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 120 नैनोग्राम जो है यहाँ पे हमको ये प्राप्त हो गया है 120 नैनोग्राम, लेकिन ये 120 नैनोग्राम आपका 1 लीटर के लिए है दोस्त, ठीक है। बट आपको 100 माइक्रोलीटर रिएक्शन के लिए चाहिए, तो उसके लिए जो आपका, अगर आप पिकोग्राम में जाएंगे तो ये आपका 12 पिकोग्राम वैल्यू आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको और सॉल्व करके करना चाहते हैं तो आपका 0.012 नैनोग्राम आएगा, जो मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से जो मुझे लगता है, ठीक है। तो बाकी तरीका यही होने वाला है, बाकी इसका क्या आंसर है, या तो उन्होंने यहीं पर ही क्वेश्चन को छोड़ दिया, 120 नैनोग्राम जो आया है इसी को ही इन्होंने 100 माइक्रोलीटर कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपकी समझ में आए। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहूंगा कि फ्रेम बहुत बढ़िया किया है क्वेश्चन, इसके फ्रेम करने में कमी नहीं है, बट ये थोड़े से कंफ्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आशा है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा समझेंगे, बूझेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आज हमने आपको सॉल्व करा दिया है, तो 2 क्वेश्चन आज हमने अभी तक समझ लिए हैं और एक क्वेश्चन और भी समझ लेते हैं। और आपको मैं ये भी दिखाता चलता हूँ ना कि मतलब ये कितने कंफ्यूज प्राणी होते हैं कभी कभी। क्वेश्चन आईडी आपका 714 है, पूछ रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ यूडीपी गैलेक्टोज से आपको ग्लूकोज में लाना है तो आपको कौन सी रिएक्शन करनी है। बस यहाँ पे खेल क्या किया है, इन्होंने यूडीपी यूडीपी के साथ ऐड कर दिया है, जो कि आपका बायोसिंथेटिक पाथवे में आप पढ़ते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कभी ग्लूकोज पढ़ा होगा तो ग्लूकोज के आपने जब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पे आप एनामर्स पढ़ते हैं और एपीमर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब एपीमर के आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल आपका निकल कर आता है, उसमें ग्लूकोज के 2 होते हैं, एपीमर होते हैं, एक आपका मैनोज होता है, एक आपका गैलेक्टोज होता है। और मैंने इसको आपको याद भी कराया था, मैनोज की स्पेलिंग में आपके 2 बार एन आता है, तो ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल ग्लूकोज में यहाँ पर OH ग्रुप था, लेकिन सेकंड पोजीशन पे ये यहाँ पे आ गया है। तो जो कहानी हुई है वो सेकंड कार्बन पर हुई है बच्चों, लेकिन गैलेक्टोज में क्या होता है, फोर्थ कार्बन पे होता है। तो एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैनोज की स्पेलिंग में क्या होता है, 2 N होता है, 2 बार N आता है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, सेकंड पोजीशन का ये एपीमर होता है। और ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के एक बार यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सीएसआईआर के बहुत पुराने टाइम पर, अगर आप देखेंगे शायद 2015-16 में ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। तो चूंकि जो आपके इपिमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली आपकी क्या होती हैं, आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी रिएक्शन में आप एक बार वाटर ऐड करते हैं या ऑक्सीडाइज कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे, तब जाके कहीं जाके आपको ये रिएक्शन मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, मतलब बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन यहाँ पे नहीं होता है कि आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। पहली बार इन्होंने जब आंसर की रिलीज की तो 714 का इन्होंने 2854 आंसर दिया था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने फाइनल आंसर की दिया है तो 2853 कर दिया है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यानी कि ये सही था। इसमें बच्चों ने चैलेंज भी किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो 2853 निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैंने 3 क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत ही ब्रॉड में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे लक्ष्य JRF टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि वहां से भी जब बच्चे कम्युनिकेट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की भरसक प्रयास मैं करता हूँ। उसके रिगार्डिंग ही आज मैंने इस क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन था वो हमारे एक स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो अपलोड किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपकी सारी बातें सुनी जाती हैं, जो भी आप कहते हैं सब सुनी जाती है, ठीक है। और आपका किसी तरीके से जो भी हमसे भरसक प्रयास हो सकता है वो हम उसको करते हैं, ठीक है। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। डेली आप इस तरीके से सॉल्व करते रहिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो अबाउट सेक्शंस में जाके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, जो मुझे आपके साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की है।
जो कि हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो आपके आने को शेष है, तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को भरसक तरीके से जारी रखिए, क्योंकि अब समय देर नहीं है। किसी भी वक्त अब डीबीटी जेआरएफ 2023 के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है? तो तैयारी कमर कस लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत कंटेंट मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा दिए हैं, बहुत फियर आपके दूर कर दिए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी